हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया वेक्टर। एक्चुअली आने वाले लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। बट बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि 9th, 10th, 11th इन सारी क्लासेस में हम देखते हैं कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अभी यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे और आज के लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि एरिया इज ए स्केलर और वेक्टर। तो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश करेंगे। तो वही एक लाइन लिखी हुई है कि एरिया इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो क्वेश्चन है व्हाई, इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं। तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर कोई रेक्टेंगल है या इस तरीके से किसी शेप का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ गिवन है, सपोज लेंथ इज 4 मीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर, और इस एरिया इस शेप का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो सिंपली 4 लेंथ इंटू ब्रेथ एंड इट इज 8 मीटर स्क्वायर। बट ये हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये एक अधूरा ज्ञान है। जैसे ही हम बड़े होते हैं और हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन उसके एक वेक्टर से डिफाइन होती है। तो अगर एक वेक्टर ये 4i कैप है, x डायरेक्शन में है 4i कैप एक वेक्टर है, और y डायरेक्शन में एक b वेक्टर है 2j कैप। तो इस तरीके से अगर हम एक रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल ड्रॉ करें और इसका एरिया निकालने की कोशिश करें, तो एरिया आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये एक्चुअली दो वेक्टर हैं और इन दो वेक्टर का यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, वही एरिया रहेगा। तो प्रोडक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स फॉर एरिया, फॉर वेक्टर्स। एक आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट रहता है एंड दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कुछ मैग्नीट्यूड देगा। तो हम देखते हैं ए डॉट बी, क्या ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है? अगर ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो ए डॉट बी विल बी 4 to the 8 i dot j and I cap dot j cap you know very well it is 0, so this quantity is 0। तो आप देख रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे हैं तो 0 मिल रहा है, बट ये एरिया को ही डिफाइन कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, बट वो वैल्यू 0 आ रही, जबकि इसका एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। एरिया एग्जिस्ट कर रहा है बट डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें 0 वैल्यू दे रहा है। सो वी कैन से डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फॉर एरिया इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब बात करें अगर क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी मीन्स 4i कैप इंटू 2j कैप, और ये आएगा 4 to the 8, और i क्रॉस j ये आपको पता है k कैप रहता है। तो a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर एरिया जो है इसका 8 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है, और यहाँ पर एक डायरेक्शन आ रही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी गिव्स a magnitude which represents area of this
rectangle and its direction along k cap. So area can be written as A cross B. That's why area is called vector quantity and its direction will be always perpendicular to the surface. आप देख सकते हो कि आई कैप ये है, जे कैप ये है, तो और इसकी डायरेक्शन हम जो देखते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं. डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर इस लूप या इस पेरीमीटर के अलोंग हम अपनी फिंगर्स को रखते हैं तो जो ये थंब की डायरेक्शन होगी ये रहेगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए एरिया को हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते हैं, एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मिल गया होगा. अब अगर आगे से अभी आपको कभी भी पूछा जाता है कि एरिया इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी वाई, तो आप सिंपली बता सकते हो कि एरिया क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करता है. सिंपल सी बात है. और क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे तो उसके जो भी दो एक्सिस रहेंगी उनके परपेंडिकुलर एक्सिस में उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी. तो अगर एक सरफेस है आपके पास में, सपोज ये है, और अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो एरिया की डायरेक्शन ये रहेगी. बट यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इसका लोब किस डायरेक्शन में है. अगर क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ये रहेगी. नहीं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना. तो हाँ, अगर इस डायरेक्शन में है लूप तो डायरेक्शन रहेगी आपकी ये, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है इस तरीके से तो इस डायरेक्शन में रहेगा. तो ये तो एक फिजिकल एग्जाम्पल, ये तो मैथमेटिकल एग्जाम्पल हुआ, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ. अगर आपको फिजिकली इसको फील करना है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा. आप देखते हो कि कोई भी एक क्वांटिटी है, सपोज Q1 क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी पे कोई दूसरी क्वांटिटी जरूर डिपेंड कर रही होगी कहीं ना कहीं. Q2 डिपेंड्स ऑन Q1. अब Q1 पे अगर Q2 डिपेंड कर रही है क्वांटिटी, तो Q1 मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, एंड इट मे बी डायरेक्शन भी हो सकती है. तो अगर Q1 के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो Q1 के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन दोनों पे डिपेंड करेगा. Q2 एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं कि अगर फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सीलरेशन, फोर्स डॉट एस एंड इट गिव्स वर्क डन. तो आप देख रहे हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन पे वर्क डन डिपेंड करता है. ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फोर्स. कैसे? एक ये बॉडी है, एक बच्चा है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन का, और एक बच्चा है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन का. तो अभी आप बताओ कि इन दोनों में जो वर्क डन होगा वो दोनों में डिफरेंट आएगा. क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज है. मैग्नीट्यूड सेम है बट फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है. तो अगर फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है तो वर्क डन चेंज हो जाएगा. अगर डायरेक्शन दोनों का हम सेम कर दे रहे हैं और मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर रहे हैं फोर्स का, तब भी वर्क डन चेंज हो जाएगा.
तो कहने का मतलब यह है कि वर्क डन एक क्वांटिटी है जो फोर्स पे डिपेंड कर रही है और फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो लाइकवाइज एक क्वांटिटी है फ्लक्स फाई, जो डिपेंड करता है एरिया पे। इस तरीके से ये लाइंस हैं, सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर एक सरफेस है, सपोज ये, इस सरफेस से हम देख रहे हैं कि कितनी लाइंस पास हो रही। तो इस केस में आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही हैं। बट जैसे जैसे हम इस एरिया की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एरिया की डायरेक्शन यहाँ पर नहीं, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि इससे पास होने वाली लाइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो जो फाई है, फाई एरिया के ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। फाई डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, so that is called that's why area is called a vector quantity and area is treated as a vector quantity. So अभी आपको शायद completely समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि क्लोज्ड लूप में हमें देखना है डायरेक्शन क्या होगी। क्लोज्ड लूप में तो अगर स्फेयर है, इस स्फेयर के लिए हर एक पॉइंट पे जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, आउटवर्ड। और अगर इस तरीके से क्लोज सरफेस है तो इसके हर एक सरफेस पे अगर हम इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालेंगे तो उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। चाहे कोई भी सरफेस निकाल लो, उसमें एरिया निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। इसी तरीके से अगर इसका कर्व देखें, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस में भी जो एरिया की डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो सपोज इसका एक सेंटर होगा और इस सेंटर से बाहर की तरफ एरिया की डायरेक्शन होगी ये। अगर ये स्मॉल सरफेस एरिया है तो डी ए हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पर अगर स्मॉल सरफेस एरिया है तो ये डी ए। और अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, चलो प्रूफ देख ही लेते हैं। इसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो आपको पता है कि एक स्फीयर के लिए डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट हम लिखते हैं डी एल। तो ये आता है डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी आर साइन थीटा डी फाई कैप। दिस इज द डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ से अगर हम डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट देखते हैं तो डी एस, तो 3 डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट मिलते हैं, डी एस अलोंग आर, डी एस अलोंग थीटा एंड डी एस अलोंग फाई। 3 सरफेस एलिमेंट मिलेंगे। तो डी एस आर की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी रहेगी, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यह आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। और डी एस थीटा निकालेंगे, अगर डी एस थीटा तो यहाँ पर डी आर और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो आर साइन थीटा डी आर डी फाई और इसकी डायरेक्शन थीटा कैप।
एंड डी एस फाई अगर देखते हैं तो डी एस फाई में डी आर डी थीटा एंड इट्स डायरेक्शन फाई कैप, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डी एल लिखते हैं, कैसे डी एस आर, डी एस थीटा, डी एस फाई लिखते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सिस्टम एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। तो आप देखो जरा, ये सरफेस एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसमें से कौन सा सरफेस इस पर्टिकुलर, इसकी अगर रेडियस हमें पता है कैपिटल आर, तो रेडियस फिक्स है। अगर रेडियस फिक्स है तो कौन सा सरफेस एलिमेंट हमें यूज़ करना है वो आप देख सकते हो कि अगर रेडियस फिक्स है तो ये है डी थीटा में वेरिएशन हो रहा है, डी फाई में वेरिएशन हो रहा है, बट आर कांस्टेंट है। तो हम यही फर्स्ट वाला एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट से ही सरफेस एरिया निकाल लेंगे और वो आएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया मीन्स ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दो वेरिएबल हैं तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड इट्स डायरेक्शन विल बी आर कैप। ये जो ये आर कैप डायरेक्शन है ये आप देख सकते हो अलोंग द रेडियल वेक्टर है, एंड रेडियल वेक्टर आपको पता है क्या होता है, रोटेशनली सिमेट्रिक रहता है। अगर इस रेडियल वेक्टर को हम देखें तो रोटेशनली सिमेट्रिक मिलेगा, तो यह है रेडियल वेक्टर। अब यहाँ पर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो थीटा की लिमिट आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 से पाई रहती है और डी फाई की लिमिट रहती है 0 से 2 पाई। तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर की वैल्यू है आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाहर, एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिमिट रहेगी 0 to पाई, एंड डी फाई का इंटीग्रेशन फाई एंड इट्स लिमिट विल बी 2 पाई 0। हाँ, तो आप देख सकते हो ये आर स्क्वायर और यहाँ पर कॉस माइनस कॉस पाई माइनस प्लस, तो ये कॉस 0 और यहाँ पर ये 2 पाई, तो ये आपको मिल रहा है आर स्क्वायर, सॉरी इसकी डायरेक्शन भी हम साथ में लिखते चलेंगे, आर कैप। तो अभी देख रहे हो कि एरिया वेक्टर जो है ए इज इक्वल टू, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस कॉस पाई मीन्स -1, तो +1 2 एंड 2 2 4, तो 4 पाई एंड इट्स डायरेक्शन विल बी दिस। तो 4 पाई आर स्क्वायर एंड आर कैप, ये है एरिया ऑफ द स्फीयर। तो आप देख रहे हो कि इस एरिया का मैग्नीट्यूड है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्फीयर, spherical surface, and r cap it is the direction of area vector, डायरेक्शन। तो कोई अगर स्फीयर है इस टाइप से तो उसमें आप जब भी सरफेस एरिया लेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों? क्योंकि रेडियल वेक्टर जो होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। ये मैंने स्फीयर के लिए सरफेस एरिया निकाला और उसकी डायरेक्शन बताई है। इसी तरीके से अगर क्यूबॉइड या क्यूब है तो उसमें भी क्यूबॉइड या क्यूब है तो उसमें भी एरिया वेक्टर जो है जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के आउटवर्ड। तो इतना क्लियर हो गया। अभी हम बात कर लें अगर डिस्क की,
कि सपोज एक डिस्क है इस तरीके से, या एक ये बोले कि सर्कुलर लूप है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी या उसका एरिया वेक्टर क्या होगा। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक बार डिस्कस किया था कि डिस्क है या फिर सर्किल है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि DL डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो निकालते थे, तो ये आता था DR R कैप प्लस R D फाई कैप प्लस DZ कैप, ये रहता है। अब यहाँ से आप डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट निकाल सकते हो। DSR मिलेगा, DS फाई मिलेगा एंड DSZ मिलेगा। 3 सरफेस एलिमेंट रहेंगे। कौन कौन से आप बताओ। इसको हटा देते हैं, DSR लिखना है तो फाई कैप का कोफिशिएंट और जेड कैप का कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो R D फाई DZ एंड इट्स डायरेक्शन विल बी R कैप। अब इफ वी टॉक अबाउट DS फाई, देन DR DZ and its direction will be phi cap. If we talk about DSZ, so DSZ के केस में इसको बंद करते हैं तो ये आएगा R कैप और phi कैप का कोफिशिएंट जो है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो R DR D phi and its direction will be Z कैप। तो ये है सरफेस एलिमेंट। अभी अगर हमें सर्किल के लिए निकालना है, इस सर्किल के लिए एरिया निकालना है, तो कौन सा डिफरेंशियल वेक्टर चूज करेंगे, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर चूज करेंगे। देखो ये है R कैप की डायरेक्शन और इसमें R कैप की डायरेक्शन रहती है ये जो है, और DR DZ D फाई DZ इसमें चेंज हो रहा है। D फाई मीन्स दिस एंगल और DZ मतलब ये हाइट, तो हाइट से तो कोई रिलेशन है नहीं। DZ जिसमें आ रहा है उसको हटा दो, DZ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। DZ वाला डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सर्कुलर लूप का एरिया, तो उसमें R और फाई ये 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इस डिफरेंशियल सरफेस को यूज़ करेंगे हम। तो देखते हैं एरिया इसका निकालेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ R DR DZ सॉरी D फाई और इसकी डायरेक्शन जो है वो है Z कैप। अब ये 2 वेरिएबल हैं तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन, तो R DR एंड D फाई। R की जो लिमिट है वो 0 to R होगी, 0 to R, और D फाई की लिमिट रहेगी, D फाई की लिमिट 0 to 2 पाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसकी डायरेक्शन जो है वो है Z कैप। तो ये आएगा 0 to R मीन्स R स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे फिर फाई, तो ये आएगा 2 पाई, तो 2 कैंसिल एंड पाई R स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन विल बी Z कैप। तो ये एरिया आया है किसी डिस्क का या फिर ये बोलें एक सर्कुलर लूप का। तो उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो कि उस सर्कुलर लूप के जस्ट परपेंडिकुलर रहेगी। जेड डायरेक्शन क्या है? अगर सिलेंडर इस शेप में है तो एक्स वाई प्लेन में अगर ये सर्किल है तो जेड डायरेक्शन में जो भी है डायरेक्शन रहेगी वो इस सर्कुलर लूप की डायरेक्शन रहेगी। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में रहेगी। कब? जब ये सर्कुलर लूप एक्स वाई प्लेन में है तब। सपोज ये सर्कुलर लूप है, ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ।
अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि सर्कुलर लूप की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थीटा एंगल वेरी होता है, थीटा नहीं फाई एंगल जो वेरी होता है वो एक्स एक्सिस से वाई की डायरेक्शन में, मतलब ये है लूप की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो इसको हम फिर वही चीज़ है कि राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं कि अगर फिंगर्स की डायरेक्शन में फिंगर्स को हम लूप की डायरेक्शन में रखें तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका एरिया वेक्टर रहेगा इस टाइप से बाहर की तरफ, और अगर इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज तो एरिया वेक्टर इनटू द बोर्ड इनसाइड रहेगा। ठीक है, ये तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये एक प्लेन में है और इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो ये नीचे की तरफ एरिया वेक्टर, और अगर इस डायरेक्शन में है लूप तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैंने ये एरिया का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर, वो चाहे सर्किल हो, स्फेयर हो, या फिर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड रेक्टेंगल, क्यूबॉइड क्यूब हो, या फिर जो तुम्हारा सिंपल प्लेन है अगर ये, तो इसमें भी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि लूप की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को रखेंगे और उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी सरफेस एरिया की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं मेरे को। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।